यस। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट। तो हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट तो बच्चों पढ़ना है हमें यहाँ पे सॉलिड्स एंड इट्स स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है टू डिस्कस टर्म्स इन्वॉल्व इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम इन टर्म्स को कोशिश करते हैं फिनिश करने की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या है। ठीक है, सॉलिड स्टेट को लेकर। यस, जिसमें हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। मैटर एग्जिस्ट ओनली इन थ्री स्टेट्स। ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ठीक है, कि जो भी मैटर्स हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपको बेसिकली तीन स्टेट में मिल सकते हैं। सॉलिड फेज के अंदर, या बच्चों लिक्विड फेज के अंदर, या फिर आप गैसियस फेज के अंदर। थ्री डिफरेंट फेज में मिलेंगे। और ये तीनों जो स्टेट है वो आपकी डिपेंड करती है बच्चों कि जो गिवन जो भी स्टेट है ना, कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन टू बेसिक थ्योरीज पे आपका ये डिपेंड करता है। अगर बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये जो आपका बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, अगर ये मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो आपके एटम्स होते हैं, जो हम जनरल थ्योरी की बात करते हैं, तो मैं ऐसा बोलते हैं कि बच्चों एटम्स काफी क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट। लिक्विड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। और गैसेस फेज की बात करते हैं तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, काफी कम होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे बच्चों गैसेस स्टेट। तो पहला फैक्टर आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कीप पार्टिकल क्लोजर। और सेकंड बच्चों है थर्मल एनर्जी, कीप पार्टिकल अपार्ट। ठीक है, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो फैक्टर्स आपके हैं जो किसी भी गिवन सब्सटेंस या जो आपका मैटर है उसकी जो स्टेट हो सकती है आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए सफिशियंट है। तो कौन कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकेंड आपका देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या फिर आप इसको रिपल्शन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, सेकेंड में थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी का मतलब बेसिक मतलब यही है कि अगर आपके जो एटम्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड हैं, जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उन केसेस में जो आपकी थर्मल एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी। भाई ये सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की जो थर्मल एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, वो आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये दो आपके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चों सॉलिड्स की जो बाकी आपकी जो गैस और जो आपकी लिक्विड है उनसे इसको अलग करती है, डिफरेंट आपकी डिफरेंट होगी। तो कौन कौन सी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। पहला है आपका सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनिट शेप। ठीक है, रिजिड होते हैं बच्चों, ठीक है, और आपके यहाँ पे उनका जो शेप होगा वो आपका बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। नेक्स्ट, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो जिसकी वजह से इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाई कन्वर्जन। ठीक है, सॉलिड्स इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं बच्चों लिक्विड और गैस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर वगैरह सप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिकॉज इनकी डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई होती है। Next, the constituent particles are very closely packed in the solids, permitted very little space for the movement. Next आपका है solids have much lighter density, higher density, है ना। डेंसिटी मतलब मास टू वॉल्यूम रेशियो, डेंसिटी का मतलब है मास और जो वॉल्यूम होता है, तो मास टू वॉल्यूम रेशियो है वो आपका यहाँ पे सॉलिड्स की बेटा केस में क्या होगा, मैक्सिमम होता है।
as compared to gases and liquids. Next point, most solids become liquid when heated. Some undergoes sublimation on heating. The temperature at which solids change into liquid is called melting point. उसको melting point बोलते हैं, मतलब solid आपका liquid में convert हो रहा है जिस temperature पे, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों melting point. And the process is called melting. Due to varying nature of solids, their melting points या melting temperature vary considerably. ठीक है? Yes. तो ये कुछ आपके बेसिक सी इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स को डिफाइन करने की. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स के हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? यस, जिसमें बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सॉलिड्स को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स के अंदर, दैट इज द क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अंदर इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. तो देखते हैं इसमें, इस सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंजमेंट देमसेल्फ इन रेगुलर मैनर. ठीक है, रेगुलर मैनर का मतलब बच्चों है आपका साइंटिफिक मैनर. ठीक है, अगर साइंटिफिक मैनर के अंदर इसका पूरा अगर आपका एटम्स का जो रीअरेंजमेंट होगा वो आपका साइंटिफिक पैटर्न में होगा तो डेफिनेटली रेगुलर मैनर में होगा, रेगुलर पैटर्न के अंदर होगा तो डेफिनेटली बोलेंगे इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, थ्रू आउट द थ्री डायमेंशनल नेटवर्क. The ordered arrangement of building constituent extend over a large distance is called the long range order. On the other hand, in amorphous solid, the arrangement of building constituent is not regular. मतलब यहाँ पे salt range order. तो long range और salt range order का बेसिक मतलब क्या है ना, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे जो फिक्स्ड मैनर है, फिक्स्ड अरेंजमेंट की अपन बात कर रहे हैं सॉलिड्स के अंदर चाहे आपके आयन से सॉलिड्स बना हो, चाहे किसी भी अदर एटम से आपके सॉलिड्स का फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है, या किसी भी आपके मॉलिक्यूल से हुआ हो. ठीक है, किसी भी आपके मॉलिक्यूल से आपके सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ हो, तो इनके अंदर जो रेगुलर और जो साइंटिफिक अरेंजमेंट की बात की जा रही है वो कैसे होगा. तो बेटा कुछ इस तरीके से देख लो, ये कुछ एटम्स आपको मैं बना रहा हूँ, ये बिल्कुल आपके लगभग सेम साइज के होंगे और रेगुलर पैटर्न के अंदर आपका ये बेसिक अरेंजमेंट होगा. आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करो, आपको यहाँ पे जो पैटर्न आपको होगा, जो एटम्स का पैटर्न होगा वो आपका कैसा होगा, सिमिलर फैशन में होगा, सेम अरेंजमेंट होगा. ठीक है, किसी भी एक्सिस में जा रहे हो. फिर अगर हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो आपका अरेंजमेंट है वो आपका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है. जैसे जिसको हम रैंडम अरेंजमेंट भी बहुत बार बोलते हैं कि एक एटम यहाँ पे है, दूसरे एटम को जिस तरीके से है ना, ये कुछ इरेगुलर पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, कुछ ऐसा. तो इरेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा. आप देख रहे होगे यहाँ पे, अगर किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर आप मूव करो, ट्रेवल करो, ठीक है, तो आपको जो रेगुलर जो एक अरेंजमेंट दिख रहा था एटम्स का अभी फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, क्रिस्टलाइन की हम लोग जब बात कर रहे थे, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड. तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर बेटा कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम अरेंजमेंट. क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट. तो रैंडम अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. नाउ इट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट. यस, ओके, गुड. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ पे. यस, जिसमें मैंने बोला है सॉल्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज, दोनों का मतलब है. देखो सॉल्ट रेंज में बेसिकली क्या होता है, ये देखो लॉन्ग रेंज में कुछ ऐसा होगा कि बच्चों जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, आप कितनी भी एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में आप कहीं तक अगर ट्रेवल करोगे तो आपको इन्फिनिटी तक आपको एक जैसा ही पैटर्न आपको दिखाई देगा. ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करो तो जैसा ही पैटर्न आपको दिखाई देगा. इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज. ठीक है, और शॉर्ट रेंज में क्या होता है, शॉर्ट रेंज में कुछ ऐसा होगा कि बच्चों स्टार्टिंग में तो जो एटम्स काफी क्लोजली पैक्ड होंगे, फिर उसके बाद एटम्स में क्या होगा, आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है या जो पैकिंग नेचर है वो काफी दूर दूर होती जाएगी. तो इसका मतलब है कि भाई इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली तो आपका जो अरेंजमेंट था, जो पैकिंग थी काफी ठीक थी, बिल्कुल सॉलिड की तरह डिफाइन हो रहा था. लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ से मैं इसकी तरफ मूवमेंट किया तो यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, जो आपका एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया एटम्स का, वो कहीं ना कहीं इनकी कंपैरिजन में यहाँ पे आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट रेंज. ठीक है, सॉल्ट रेंज ऑर्डर, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया. चलो देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. Crystalline solid is a homogeneous solid in which
द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, जैसे डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सिलिका बोलते हैं इसको। ठीक है, SiO2 नेक्स्ट NaCl है, K2SO4 है। मतलब जो आपके यहाँ पे सॉलिड्स, जो हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम कुछ अदर। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स, जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, वो जनरली आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की फेज में ही मिलते हैं जनरली देखने को, बिकॉज वहां पे जो आपके कैटाइंस और एनाइंस का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है और आपका फिक्स होता है। ठीक है, डायमंड इज ए स्पेशल केस एंड सिलिका इज आल्सो स्पेशल केस। बाकी जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपकी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इनके अंदर से ही क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किए जाते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए होमोजेनियस सॉलिड। होमोजेनियस का मतलब बच्चों समझ में आता है कि भाई सेम टाइप का पैटर्न है, जो एटम्स है वो आपके एक रेगुलर फैशन में अरेंज किए गए हैं, इसलिए इसको हम लोग होमोजेनियस सॉलिड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, इन विच constituents particles like atoms, like ions, like molecules are arranged in a definite repeating pattern in all dimensions। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे बच्चों मान के चलो मैंने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिया है। ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैंने एक यहाँ पे क्यूब लिया है। ठीक है, क्यूबॉइड, इट इज ए क्यूब, जहां पे इसकी जो लेंथ, ब्रीथ और जो हाइट है बच्चों, इसको मान सकते हैं अपन A = B = C। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे होगा अल्फा एंड बीटा एंड गामा, तीनों को मैं स्पेसिफाई करूंगा। इनकी वैल्यूज आपके यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, क्यूब में 90 डिग्री। देखो, तो ये जैसा क्यूब आपको नीचे दिख रहा है, ये ब्लॉक आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक के जैसा एक ब्लॉक मैं ऊपर और डिजाइन कर दूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इधर भी एक ब्लॉक डिजाइन करूं, इधर भी एक ब्लॉक इसको ऊपर कर दूं, जहां भी ब्लॉक करूं, इधर भी ब्लॉक करूं, एज इट इज सेम ब्लॉक को मैं डिजाइन करूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अगर मैं सेम ब्लॉक को डिजाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बीच में बच्चों जो आपकी जो बीच का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्यूब एग्जैक्टली इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा और इधर भी एक्सटेंड करेगा। अब पूरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से हर किसी डायरेक्शन के अंदर आपका इसका मूवमेंट सेम क्यूब आपके जनरेट होते जाएंगे। तो बहुत सारे क्यूब आपके यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बच्चों, एक जो बेसिक पैटर्न है, उस बेसिक पैटर्न में आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको अगर मैं रिपीट करूंगा तो उनको जब बनाऊंगा तो बनाने के लिए पर क्या होगा, एक क्यूब फॉर्मेशन होगा इनिशियली, और उस क्यूब को मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा। तो रिपीट करने से हम ऑल डायमेंशंस के अंदर, ऑल डायरेक्शन के अंदर अगर मूवमेंट करोगे तो मूवमेंट करने से वहां पे एक फाइनली क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब बेसिक यही है। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, घर जब बनता है तो उसमें ब्रिक्स लगती, ईंट लगती है। तो एक ईंट को बार बार अगर रिपीट करते हैं सिमिलर पैटर्न, सिमिलर फैशन के अंदर, ऐसा तो होता नहीं है कि जब भी घर बनता है, मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, तो उनके अंदर रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट होता है, साइंटिफिक पैटर्न में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि इरेगुलरिटी कैसा भी बना दो। ठीक है, तो उसकी कोई लाइफ कोई ऐसी बहुत जल्दी वो खत्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज मैक्सिमम, दिस इम्पार्टिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो एग्जैक्टली बच्चों को रेगुलर पैटर्न फॉलो किया जाएगा तो वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अपन बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो जिसकी वजह से वहां पे स्टेबिलिटी भी क्या मिलेगी, डेफिनेटली मैक्सिमम मिलेगी। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी इन्वॉल्व्स आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जैक्टली आयोनिक बॉन्ड आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कैटेगरी में आता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल सकता है, एंड वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, a crystalline solid usually consists of a large number of small tiny crystal called unit cell। तो यूनिट सेल क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। यूनिट सेल का बच्चों बेसिक मतलब यह है, यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट, आप इस रिपीटिंग यूनिट को बार बार रिपीट करो। जैसे हमारी हमारी जो बॉडी है, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर बच्चों एक बेसिक सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसको बार बार रिपीट किया गया थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, देन वहां से आपके स्ट्रक्चर आपका डेवलप हुआ, इतना जायंट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके बनने के पीछे बच्चों एक बेसिक सेल है, उस सेल का नाम आपका है यूनिट सेल।
वो यूनिट सेल का मतलब बच्चों वही क्यूब है ना, वही आपका बेसिक क्यूब है। अगर इस क्यूब को अगर आप बार बार रिपीट करते चले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से एक आपको बड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको सॉलिड जो होगा वो देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी सॉलिड है उसका बेसिक पार्ट बच्चों क्या है, यूनिट सेल। और यूनिट सेल बेटा कौन सा है, क्यूब। और क्यूब को हम लोग मैथमेटिकली स्टडी करेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यस, यहाँ तक सभी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, crystalline solids has regular arrangement of particles which repeat periodically over entire crystal, thus exhibiting salt and long range orders। ठीक है, तो अगर आपको जो अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया था बच्चों, कंटिन्यूअस किसी भी एक्सिस में अगर आप मूव कर रहे हो, अगर बेसिक पॉइंट तो वही है कि आपकी जो डेंसिटी है, जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी डेंसिटी है, अगर वो पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी एक्सिस के अंदर, किसी भी डायमेंशन के अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर अगर एक फिक्स पैटर्न में अरेंजमेंट किया गया है, तो आपको वहां पे बोलेंगे बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का सॉलिड बना है। शॉर्ट रेंज में क्या होगा कि इनिशियली डेंसिटी कुछ ज्यादा हो गई, फिक्स पैकिंग एफिशिएंसी, देन एटम्स काफी दूर दूर हो जाएंगे, फिर वहां से और दूर दूर हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट रेंज ऑर्डर। तो दो टाइप के यहाँ पे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, सॉल्ट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। crystalline solids have sharp melting point, thus they have definite heat of fusion। कोई बताएगा मुझे, जैसे कर्व बच्चों आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसका एक कूलिंग कर्व आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व बेटा इसका होता है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व इसका प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्कस किया गया है, सॉलिड्स का और क्रिस्टलाइन का और एमॉर्फस का, ये आया है। तो देखो मैं सीधी सी बच्चों बात पहले करता हूँ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो शार्प होता है। ठीक है, शार्प का मतलब बच्चों बेसिकली फिक्स्ड है, और फिक्स्ड का मतलब बच्चों हाई है। ठीक है, हाई है। क्रिस्टलाइन की बात करें, अगर एमॉर्फस की बात करते हैं तो बच्चों वहां पे आपको रेंज मिलती है। ठीक है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होगी, इतने से इतने डिग्री सेल्सियस तक, इतने से इतने डिग्री सेल्सियस तक। तो रेंज एक मिलती है, वो रेंज बच्चों कहाँ पे डिफाइन होती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो वहां पे क्रिस्टलाइन नहीं बोला जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड बोला जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा। लेकिन अगर हाईएस्ट मेल्ट, देखो शार्प का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अब आते हैं इसकी कूलिंग कर्व को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट बच्चों यहीं पे हम बात करेंगे इसकी कूलिंग कर्व को लेकर। ठीक है, कूलिंग कर्व, तो कूलिंग कर्व इसका कुछ यूं बनता है, ध्यान देते हैं अपन यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। इधर एक्स पे मैंने लिया है फेज, बाई पे लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका कूलिंग कर्व बच्चों कुछ यूं बनता है, यहाँ से कर्व आएगा, देन इस तरीके से ऐसे। ये कूलिंग कर्व जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपका किसका है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। और यहाँ पे सपोज बच्चों कैसे, जैसे आपका यहाँ पे लिक्विड है, ये आपका यहाँ पे सॉलिड होगा, ध्यान दो। ठीक है, तो हो गया बेटा, अगर टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूंगा, ठीक है, टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूंगा तो लिक्विड बच्चों कन्वर्ट, भाई फ्रीज की बात करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जो लिक्विड होगा बच्चों वो कन्वर्ट किस में होगा, सॉलिड के अंदर। भाई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो उस केस में सॉलिड बच्चों लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या है कि ये एक जो फेज आपको डिफाइन किया जा रहा है, ये फेज दोनों के लिए बेटा इंटरमीडिएट है। ये जो फेज बीच में मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज अ इंटरमीडिएट फेज। तो इस फेज में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप चेक करके देख लो। यहाँ पे अगर आप रख रहे हो तो लिक्विड वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सॉलिड वाला टच करेगा, तो ये आपका क्या होगा, रेगुलर, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। दिस इज इंटरमीडिएट फेज। तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये कर्व बनता है। और कूलिंग कर्व अगर मैं यहीं पे बात करूं बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, तो वो कैसे बनता है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे फेज लिया, फॉर द नॉन क्रिस्टलाइन कुछ ऐसा बनता है बेटा कर्व, डिक्रीजिंग कर्व होता है। आप ध्यान दो यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा और कुछ यूं इस तरीके से। ये बच्चों आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे मैंने लिया कि भाई यहाँ टेम्परेचर आपका T1 है, यहाँ टेम्परेचर आपका T2 है, डिफरेंट कर, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, देन आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, देन फिर से डिक्रीजिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से कर्व का मूवमेंट है, कोई यहाँ पे आपको फिक्स अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे सॉलिड है, ये मान लो यहाँ पे लिक्विड है, तो कोई इंटरमीडिएट फेज डेवलप ही नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका क्रिस्टलाइन वाला आता है कूलिंग कर्व, आपको इसको टिक करना है, और अगर आपका आता है नॉन क्रिस्टलाइन का, तो आपको इसको टिक करना होगा। ये आपको बेसिक पॉइंट है। ये बात समझ में आई सभी को यहाँ तक? कूलिंग कर्व इज क्लियर? चलो
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन, यस फ्यूजन तक क्लियर हो गया था, ठीक है, फ्यूजन तक क्लियर हो बेटा, ठीक है, यस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कटिंग गिव्स ए क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज मतलब शाइनिंग। जैसे अगर आपने पता होगा सोडियम है, आपका कैल्शियम है, बाकी और भी जितने भी आपके सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है, उनको जब कटोगे तो रफ रफ क्लीवेज नहीं आएगा, वहां पे बिल्कुल क्लीन, एकदम बिल्कुल शाइनिंग क्लीन क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रफ क्लीवेज यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बिकॉज अभी एटम्स का अरेंजमेंट बहुत क्लियर है ना, इसलिए क्लीन क्लीवेज आपको देखने को मिलता है। इन केस ऑफ ये डिफरेंस भी आता है बहुत बार, ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को लेके तो टिक करना होता है, ठीक है। रफ क्लीवेज कहाँ मिलेगा? एमॉर्फस के अंदर, नॉन क्रिस्टलाइन में। क्लीन क्लीवेज कहाँ पे मिलता है? आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टलाइन के अंदर। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। बहुत अच्छी बेटा पॉइंट है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी को समझना बहुत जरूरी है, अभी समझाऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से। Crystalline solid shows different physical properties in different directions. This type of behavior is called anisotropy, and the substance exhibiting this type of behavior are called anisotropy. The properties like electrical conductivity, very important, refractive index है, thermal expansion है, ये तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है, have different values in different direction. तो समझते हैं बच्चों व्हाट इज द मीन ऑफ एनिसोट्रॉपी, ठीक है। जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट दो, मैं एक बार आपको पहले बताता हूँ एनिसोट्रॉपी है क्या। आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया उसको टेक्निकली, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। दो चीजें आपको बताता हूँ, देखो बेटा, एन आइसोट्रॉपिक का बेसिक मतलब क्या है? एन आइसोट्रॉपिक का बेसिक मतलब है यस ऑल फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैं बच्चों बोल रहा हूं कि जो भी आपकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं, उन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज का जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम्स के अरेंजमेंट में चलते हैं, मूवमेंट करते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो भी आपकी फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी फिक्स प्रॉपर्टीज हैं? जैसे बच्चों अभी अपन लोगों ने बात यहाँ पे करी, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे आपका थर्मल एक्सपांशन है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो जब मैं मूवमेंट करूंगा तो जो फिक्स प्रॉपर्टीज है डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफरेंट वैल्यूज इनकी देखने को मिलेंगी, इसी को बोलते हैं हम लोग एनिसोट्रॉपी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोग डेंसिटी के हेल्प से समझ सकते हैं, बहुत क्लियर डेंसिटी के हेल्प से। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक सपोज मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया है, प्लस माइनस एंड प्लस, मैं एटम्स का अरेंजमेंट कर लूं, ठीक है, आयनिक सॉलिड के ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे ये कैटाइंस हैं एनाइंस हैं, माइनस एंड प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से प्लस माइनस एंड प्लस। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो जो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ये जो एक फेज लिया है एटम्स का, वो मैंने क्यूब से ही लिया है। ये क्यूब मैं बना लेता हूँ समझाने के लिए आपको कि एक क्यूब है, उसी क्यूब के एक फेज को या एक फेस को ले सकते हैं कि एक फेस को मैंने उठाया यहाँ से। सपोज बेटा मैंने क्या किया कि जो नीचे वाला फेस है, ये वाला फेस, इस फेस को यहाँ से निकाला मैंने, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस फेस को यहाँ से निकाला और उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब समझना बात ध्यान से, समझ में आ जाएगा बहुत क्लियर। मैंने बच्चों क्या किया कि इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस पॉइंट से मैं दो डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, एक तो मैं इधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव करूंगा और इधर मूव करूंगा, बात समझो, मैं तीनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं बच्चों इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी की वैल्यू आ रही है वो 1.2524 समथिंग निकल के आ रही है। मैं इधर गया तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू बच्चों समथिंग आ रही है 1.23 निकल के आ रही है। मैं इधर बच्चों गया तो यहाँ डेंसिटी की वैल्यू आपकी 2.43 समथिंग निकल के आ रही है। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने आपको बीसीसी का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, उसको समझने की बाद में बताएंगे बीसीसी क्या होता है, छोड़ो, अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप बेटा सपोज मान लो एक्स एक्सिस के अंदर गई, ये एक्स मान लेते हैं, तो इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। मैं एक्स में गया तो डेंसिटी की वैल्यू 1.24, मैं वाई में गया तो 1.23, मैं बेटा जेड में गया तो 2.43। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा था एनिसोट्रॉपी के अंदर, मैं एनिसोट्रॉपी में ये बोलना चाह रहा था कि भाई जो फिक्स प्रॉपर्टीज है, जैसे डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल आपकी कंडक्टिविटी है, तो फिक्स प्रॉपर्टीज को अगर मैं देख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज को अगर मैं उस सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलती हैं। अगर देखने को मिलती हैं तो हम इस टाइप के सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
एनिसोट्रॉपिक, क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक, बहुत बार इसको एन आइसोट्रॉपिक करके बोलते हैं या एन आइसोट्रॉपिक भी बोल देते हैं, एक बार वो आपका एक ही वर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर, ओके, क्लियर हुआ सभी को भाई, बता दो एक बार, नाउ इट इज क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है इसी के साथ में, जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आइसोट्रॉपिक, एक वर्ड और आता है बच्चों आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक तो मैं समझा दिया, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, सेम। तो इसमें क्या होता है कि ऑल प्रॉपर्टीज हैव सेम वैल्यूज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्या होने चाहिए, आइसो का मतलब सेम, सेम वैल्यूज होनी चाहिए, जो भी फिक्स आपकी प्रॉपर्टी जो भी फिक्स प्रॉपर्टीज है, उन सारी के सारी फिक्स प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बच्चों सेम होनी चाहिए। आप डिफरेंट डायरेक्शन में बिल्कुल मूव करो, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के साथ आपको वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो इस टाइप की हम बेटा प्रॉपर्टीज को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है, और आइसोट्रॉपिक जो नेचर है बच्चों वो मिलता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कहाँ मिलता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है। देखो बेटा प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, आइसोट्रोपिक बिहेवियर कहां देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन के अंदर, एन आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक कहां देखने को मिलता है, नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर। ठीक है, जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अब देखो ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टीज का बेसिक मतलब क्या है, कि जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे बैठा हूँ, ठीक है, और एक मान के चलो यहाँ पे एटम्स से कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, ध्यान दो, ये कुछ एटम्स का बच्चों यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है। मैं अगर बेटा इस डायरेक्शन इधर मूव करूं, ठीक है, मैं इधर मूव करूं, मैं इधर मूव करूं, किसी डायरेक्शन मूव करूं, आपको डेंसिटी की वैल्यू बच्चों वही मिली है 1.23 1.23 1.23, तो सारी वैल्यू जो आपकी सेम है। तो इसका मतलब बच्चों ये आइसोट्रोपिक नेचर को डिफाइन कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है, आपको टिक करना होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ पे, बताइए बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, two or more crystalline substance have same crystal structure are said to be isomorphous. Isomorphous substance contain constituents atoms of same atomic ratio. जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आइसोमॉर्फस पे, ठीक है, तो आइसोमॉर्फस का मतलब बेसिक मतलब क्या है कि भाई जो भी गिवन कंपाउंड्स हैं, या वो आपके आयोनिक हो या बच्चों कोवलेंट हो, उससे मतलब नहीं है, वहां पे जो एटम्स का जो प्रेजेंस है, जो रेशियो है, वो आपका बराबर होना चाहिए। जैसे NaF में सोडियम कितना है 1, फ्लोरीन कितना है 1, MgO में कितना है मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1:1, मतलब ये जो NaF के साथ जो MgO होगा, ये जो पेयर है, दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस पेयर। इसी तरीके से NaNO3 ले लो, CaCO3, तो क्या है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 1:1:3 मिलेगा तीनों का, देख लो। K2SO4 में पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, देखो रेशियो देखो 2:1:4। ठीक है, नेक्स्ट है Cr2O3, यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, 2:3 में, Fe2O3 में आयरन, ऑक्सीजन 2:3 में। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। ये समझ में आ गया सभी को, क्लियर। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पॉइंट ये आता है बेटा, एक्सेप्शनल पॉइंट, ठीक है, इसको अपन एक्स्ट्रा पॉइंट करके बोलेंगे। ठीक है, क्या है, NaCl एंड KCl, तो बोलोगे सर NaCl में सोडियम 1:1 में प्रेजेंट है, NaCl में सोडियम क्लोरीन, KCl के अंदर पोटेशियम क्लोरीन क्या है 1:1 है, वहां भी है, आइसोमॉर्फस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे है NaCl और KCl हैव ऑल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, सेम एटॉमिक रेशियो, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आर नॉट आइसोमॉर्फस। ये आइसोमॉर्फस नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो उनके पीछे बच्चों इनका एक जो, चलो तो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 पॉइंट, ए सिंगल सब्सटेंस दैट क्रिस्टलाइन इन टू और मोर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस कॉल पॉलीमॉर्फस। ठीक है, मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फस है ना, वो क्या है, तो पॉलीमॉर्फस का बच्चों बेसिक मतलब वही है कि एक कोई सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, उसके क्रिस्टलाइजेस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो दो डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन सेम कंडीशन, उसी सेम कंडीशंस में आपको टू डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब आप ये मानो कि चलो कि जैसे एक कंपाउंड ए, ये आपको A1 फॉर्म मिलता है, ये A2 फॉर्म मिलता है, लेकिन आपकी जो कंडीशंस है वो कैसी होती हैं बच्चों, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में A1 A2 फॉर्म मिलता है, तो अपन बोलेंगे कि भाई जो आपका ए का जो A1 A2 है वो आपका कौन सा फॉर्म है, वो आपका होगा पॉलीमॉर्फस फॉर्म, इसको बोलते हैं एलोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म। तो कार्बन के बच्चों आपके दो एलोट्रोप्स जनरली होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हम बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रिस्टलाइन की बच्चों बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट और आपका डायमंड, ठीक है, दो एमॉर्फस फॉर्म। सल्फर के बच्चों हम लोग सल्फर पढ़ चुके हैं आपके ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। तो सल्फर के पास बच्चों टू पॉलीमरिक फॉर्म, जिसमें मोनोक्लिनिक पढ़ी थी, रोम्बिक पढ़ी थी। अरे पढ़ी तो हमने और भी थी, ट्राई क्लिनिक भी पढ़ी थी, लेकिन बच्चों यहाँ पे मोनोक्लिनिक और रोम्बिक ये दोनों कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट CaCO3 एंड SiO2 हैव टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इनकी भी आपकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कौन कौन सा, सल्फर का कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, ठीक है। कार्बनिक कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन में आपका एलोट्रोपिक वाला ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये सीधा आपको टिक करना होता है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को बच्चों? यस, एमॉर्फस को देखते हैं बेटा, ठीक है। एमॉर्फस का बेसिक मतलब क्या है? वैसे तो मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सब्सटेंस दैट अपीयर्स लाइक सॉलिड बट डू नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड crystalline structure and no regular arrangement of constituent particles in structure is called amorphous solid, ठीक है। कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे बच्चों तार है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, वाटर है, वुड है, ठीक है। जो वुड है लकड़ी होती है, पेपर है, ठीक है, ये ग्लास है, ये बड़ा सारे के सारे एग्जांपल आपके एमॉर्फस का ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स क्या है? Amorphous substance appear like solid, but they do not have perfectly ordered crystalline structure. They are not real solids. Next point, the amorphous solids does not have regular arrangement of constituent particles. ये आपको बता चुका हूं मैं। The arrangement of constituent particles like atoms, molecules has only salt range order. इसका मतलब भी आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सॉल्ट रेंज का मतलब इनिशियली तो आपका परफेक्ट होगा, फिर आपके एटम्स काफी दूर होंगे, फिर से एटम क्लोज होंगे, फिर से दूर होंगे, इसको बोलते हैं सॉल्ट रेंज। Hence periodically repeating regular pattern in only over a short distance. है ना, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब यहां से यहां तक तो परफेक्ट है, फिर यहां से आपका इरेगुलर हो गया, मतलब ये तो पूरा परफेक्ट है, ये इरेगुलर हो गया, फिर से परफेक्ट आया, फिर से इरेगुलर आया। तो इस टाइप को बेटा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट, रेगुलर पैटर्न्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, ठीक है। हेंस आर अरेंजमेंट इज डिस्टॉर्टेड, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट है amorphous solids are called super cooled liquid of very high viscosity और pseudo solids, ठीक है। इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब हम ग्लास से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। जो amorphous solids है बेटा उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, जिन पे आपकी इनकी जो विस्कोसिटी वैल्यू है वो काफी हाई होती है, इसको हम लोग pseudo solids के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज इन डायरेक्शन, hence amorphous solids are called isotropic। मैंने पहले बोला था आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे आपकी जो वैल्यूज है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। तो वो आपके कौन से होते हैं, एमॉर्फस। नेक्स्ट, एमॉर्फस सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, ठीक है, जिसका फ्लो नेचर होल्ड करता है एंड वेरी स्लोली फ्लोट अंडर ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट, एमॉर्फस सॉलिड्स, जैसे बेटा N2 के बारे में आता है कि जो N2 गैस होती है वो भी सुपर कूल्ड एग्जांपल को डिफाइन करती है, ठीक है। उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आपको नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, तो उसको रहने देते हैं, वो कोई खास इंपॉर्टेंट था नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन कट द स्प्लिट इनटू पीसेस, ठीक है, विद इरेगुलर एंड रफ सरफेसेस। नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक रेंज होती है, ठीक है, रेंज होती है इसकी। यूज की बात करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज एमॉर्फस सॉलिड्स आर द इनऑर्गेनिक ग्लास, ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, आपके हाउस वेयर्स हैं, लेबोरेटरी वेयर्स हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इनऑर्गेनिक ग्लास का सिल्का का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस रबर इन मेकिंग टायर्स, आपके शू सोल्स। तो रबर आपका क्या है, एमॉर्फस का ही पार्ट है। प्लास्टिक आपको दिखती है हर तरफ। नेक्स्ट है एमॉर्फस सिल्का, ठीक है, यूज फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर आपके जो सिल्का, जो सिलिकॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एमॉर्फस सिलिकॉन। तो वो बच्चों कन्वर्ट करती है सनलाइट की जो एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू, उस एनर्जी को बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट करती है, और सेल का नाम है फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। ओके, जिसमें हम लोग डायोड वगैरह भी देखते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, सनलाइट में रख के इसको। एनिसोट्रॉपी की बात करते हैं, द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी, ठीक है। आप यहाँ देख लो, एक तो आपका ये देखो मूवमेंट इधर हो रहा है डी, यहाँ से बी, यहाँ से ए, इधर ये जा रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, दिस प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन,
different type of particles fall on the way of measurements is different direction and the composition of crystalline solids change with direction changing their physical properties. ये आपका हो गया anisotropy, जिसको मैं स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। आइसोट्रॉपी ऑलरेडी आपका हो चुका है, इसमें कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और बाद में जो आते हैं इसके डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप आप डिफरेंस आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार इनको आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर। तो बच्चों इसके जो क्लासिफिकेशन है 4 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड इज आयोनिक सॉलिड्स, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड्स। ये 4 आपकी बेसिक यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के फर्दर बच्चों सब टाइप्स आते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर और आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये जो तीनों की तीनों जो सब टाइप है एबीसी, ये तीनों बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ही टाइप है, ठीक है। बाकी नीचे आपके 3 अलग हैं, वो आपके आयोनिक, नेक्स्ट आपका मेटालिक, नेक्स्ट आपका कोवैलेंट सॉलिड्स। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्रिस्टलाइन जो हमारे सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ध्यान दो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गई। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सर जो सुपर कूल्ड जो लिक्विड आपने बोला था उसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, जो ग्लास होता है ना बेसिकली, ठीक है, जो ग्लास होता है, ग्लास को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान दे लो, ग्लास को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? बिकॉज बच्चों जो ग्लास है, जो सिलिका है, उसका फ्लोइंग नेचर होने की वजह से, ठीक है, फ्लोट करने की वजह से, फ्लोइंग नेचर होने की वजह से, रीजन बहुत क्लियर है भाई। अगर ये फ्लो करेगा, फ्लोइंग नेचर होल्ड करेगा, तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। तो एग्जैक्टली बेटा जो ग्लास है उसका नेचर बच्चों क्या होता है, वो फ्लो करता है, फ्लो नेचर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और लिक्विड का नेचर तो बच्चों फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, वो आपको अच्छे से पता है। अभी बात सभी को समझ में आ गई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक सुपर कूल्ड लिक्विड इज क्लियर, ओके। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पहला क्लासिफिकेशन। यहां तक क्लियर हुआ? पता तो चलो बच्चों। यस, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बच्चों अगर मैं एक टर्म में डिफाइन करूं कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा वॉन डेर वाल्स फोर्स। क्या आना चाहिए? वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं सीधा पूछूं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा क्या है? सॉलिड्स का अरेंजमेंट होगा, लेकिन किससे होगा? मॉलिक्यूल से होगा। नाम से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मॉलिक्यूल्स, भाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। वो मॉलिक्यूल्स बच्चों आपस में अरेंज किसकी हेल्प से होंगे? वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से होंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जैसे बच्चों में बोलूं कि ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल्स, भाई नेचर में ऑक्सीजन गैस बहुत सारी है, तो एक O2 का मॉलिक्यूल्स दूसरे O2 के मॉलिक्यूल से कैसे अरेंज होगा? तो भाई ये तो नॉन आयोनिक होते हैं, यहाँ पे कोई शेयरिंग भी नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा होता है बेटा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बच्चों वॉन डेर वाल्स फोर्स। अगर आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया तो बच्चों आप लोगों को नीट और पीसीएमबी के बच्चों को डिस्कस किया है मैंने कि आपकी वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कोवैलेंट के साथ यहाँ वॉन डेर वाल्स दोनों प्रेजेंट होंगी, ठीक है। O2 के साथ O2 का जो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, भाई गैस के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, होता तो है ना, लेकिन वीकेस्ट होता है। तो बेटा वही होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बात समझ में आ रही है? एक ही बार में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करूं, हाँ इसको पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे पढ़ा नहीं है। पढ़ देते हैं एक बार। In the crystalline molecular solids, the constant particles are molecules of same compound, लेगा ना, same compound O2O2, CH4CH4, मीथेन के साथ मीथेन, N2 के साथ N2, इस तरीके से, ठीक है। Depending upon the type of molecules involved in crystalline formation and the nature of intermolecular force of attraction between their neighboring molecules, molecules लिखा एटम नहीं है, आयंस है, they are further subdivided। इनको हम फर्दर सबडिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके सब टाइप पे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स क्या है देखेंगे बच्चों। देयर आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स, बेटा नोबल गैस, और non-polar molecules like H2, Cl2, I2, CH4,
और वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक CO एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बेसिक मतलब है क्या। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके पास बच्चों एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे नोबल गैस। नोबल गैस तो बच्चों मोनोटॉमिक फेज में स्टेबल होती है, आपके हीलियम के बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके नियोन के बहुत सारे एटम्स हैं, तो आपस में तो बच्चों अरेंज तो होंगे ही ना, किसकी हेल्प से होंगे, वो आपका बॉन्डरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इससे आपका मॉलिक्यूल हो गया डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राएटोमिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है आपस में, उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। They are formed by the relatively lower temperature and they are usually gaseous state at the normal temperature, room temperature पे. In these atoms or non-polar molecules are held by weak dispersion forces. Dispersion forces और London forces इनका नाम एक ही है। Dispersion forces, London forces is the example of van der Waals force of attraction is the weakest force. It is the weakest force, right? Next, fourth बच्चों बात करते हैं। These solids are generally soft, having low melting and boiling point and are non-conductor of electricity. ठीक है, कोई पोलरिटी नेचर नहीं होती है, चार्ज केयर तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए, कुछ होता नहीं है इसके पास। अरे गैस में थोड़ी नहीं करंट मूव करता है। ठीक है, यस, एज पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, polar molecule solid is obtained by subjecting the gas high pressure and low temperature। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, इसको प्लीज आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इसको लिख भी लेना है और ध्यान से समझ लेना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर बात की जाती है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर बच्चों गैसेस फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग द गैस हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मतलब वही जो गैस है, अगर वो हाई प्रेशर पे मैं लेके जाऊंगा, भाई प्रेशर को हाई कर दूंगा तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत क्लोज आएंगे, टेम्परेचर को लो कर दूंगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कंडीशन आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की, आपकी एलसी प्रिंसिपल, ली चेटरी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उस गैसों का सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस की हेल्प से। ठीक है, ये आपका बेसिक सा पॉइंट है, जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो एक कंडीशन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों सेकंड सब टाइप पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। नाम से बच्चों पोलर है, तो पोलर का मतलब कहीं ना कहीं बच्चों आपके ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे पोलरिटी डेवलप होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। These are the crystalline solids in which the constituent particles are polar molecules like HCl, like SO2। जैसे HCl का HCl में अरेंजमेंट, SO2 का SO2 के साथ अरेंजमेंट, भाई SO2 गैस है, बिल्कुल। तो वहां पे आपको पता है कि सल्फर के साथ बच्चों डबल बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, 6 वैलेंसी होती है, तो बच्चों पाई इधर होगा, डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे देखो तो ये डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, पोलरिटी मिल रही है। तो नेक्स्ट O2 आएगा, नेक्स्ट SO2 अगर बच्चों आएगी SO2 गैस, तो वो भी अपनी पोलरिटी शो करेगी, उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पोलरिटी देखने को मिल रही है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल डेवलप होना बेटा, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा आएगा तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आएगा इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो डाइपोल, जैसे HCl की बात कर लो, HCl आपका डाइपोल के फेज में है, H+ है और आपका Cl- है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन मिलेगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये देख लो आपका लिखा भी है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको 100% देखने को मिलेगा यहाँ पे। इन पोलर मॉलिक्यूल्स देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज इन विच द अपोजिट चार्ज ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोज। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज बच्चों इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाने की वजह से किसी क्लोज लेके आएगा। The force holding these molecules are called dipole dipole force of attraction. This force attraction is stronger than London forces. London forces में कोई चार्ज था ही नहीं, जिसकी वजह से सबसे weakest force आते हैं। Next, these solids shows following properties। पहला बच्चों सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कंपैरेटिवली आपके हाई होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स के कंपैरिजन में, बट लो होते हैं आयोनिक और मेटलिक के कंपैरिजन में। दे आर एग्जिस्ट एज लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं नॉन कंडक्टर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस, क्लियर हुआ बेटा सभी बच्चों को? बिल्कुल एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, दे पॉसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल तो मिलता है प्लस माइनस की वजह से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड आपके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं, ध्यान देते हैं। इन दीज सॉलिड्स द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
बेटा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल हो सकती है कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद सम अदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी एक एटम का हाइड्रोजन, किसी दूसरे एटम का बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो जहां पे आपके डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, तो वहीं पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफेक्टली देखने को मिलती है। जैसे बच्चों एग्जांपल सॉलिड आइस, NH3, वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इन दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैन डर वाल्स फोर्स का टाइप है? बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब बच्चों डाइपोल बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? तो वैन डर वाल्स फोर्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। बहुत हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई सोच रहा है बच्चा कि कोई सोचता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, गलत आंसर है। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है भाई, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप देखो कोई भी भारी चीज होती है फटाक से नीचे जाती है, तो भाई अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो रुकता ना वहां पे, फ्लोट क्यों करता? उसकी लेयर ऊपर नीचे मूव क्यों करती? तो हाइड्रोजन बॉन्ड में बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तीसरा पॉइंट, दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे जायंट जब स्ट्रक्चर बनेगा, भाई डायमंड में क्या होता है? कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे कार्बन का टेट्राहाइड्रली अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो हार्डेस्ट फॉर्म जनरेट होती है। तो मतलब बहुत सारे एच बॉन्डिंग अगर डेवलप होगी, बोलती नहीं है एक लकड़ी को तोड़ सकते हो बच्चों, 5 लकड़ी अगर इकट्ठे होंगे नहीं तोड़ सकते हो उसको, वही केस यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे जब बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका डेवलप हो जाएगा, तो उस केस में हम इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से कॉल कर सकते हैं, जो बेसिकली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक बच्चों कौन कौन से हैं? पहला आता है, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड and soft liquid at room temperature. Next बच्चों, they are non conductor to electricity. Their melting point, boiling point बच्चों हायर होता है किससे कंपैरिजन में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में, ठीक है, एंड पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड से कंपैरिजन। ये सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, अगर कूल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फिनिश हो चुके हैं, नाउ कम्स आयोनिक सॉलिड्स की तरफ।